नमस्कार, सियासी चौक में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत पारीक और मेरे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने पत्रकार विजय विद्रोही। और एक बार फिर से हम राजस्थान की पॉलिटिकल खबरों का पोस्टमार्टम करेंगे। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। राजस्थान में इंतजार तो हो रहा है कांग्रेस और भाजपा की पहली सूची का, उम्मीदवारों की पहली सूची का। सूची भाजपा की पहले आनी है, इंतजार है। बताया जा रहा है कि करीब 40 के आसपास नाम जो है वो फाइनल कर दिए हैं मोदी ने, और कभी भी वो सूची जारी हो सकती है। कहां पेच फंसा है, और कांग्रेस के साथ संकट ये है कि जो नाम जा रहे हैं उन पर आपत्ति आ रही है। कोई जिताऊ सर्वे के हिसाब से नहीं है, कोई कैंडिडेट जो है उस जनता का जो पैरामीटर है उसमें फिट नहीं बैठ रहा। जातिगत सियासी समीकरण और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी खेमेबाजी के लिहाज से अभी तक मुफीद नहीं हो पाया है। और वो सारे दावे एक तरीके से धरे रह गए कांग्रेस के, जिसमें कहा जा रहा था कि बहुत जल्द सूची जो है इस बार हम जारी करेंगे। लेकिन भाजपा की बात करें, भाजपा एक और बड़ा इवेंट राजस्थान में लेकर आ रही है। परिवर्तन यात्रा के बाद अब फिर से एक नई यात्रा भाजपा की कल से शुरू होने जा रही है। जयपुर से इसका आगाज होगा। जेपी नड्डा आएंगे। 200 विधानसभाओं के लिए 51 रथ जो हैं वो जारी यहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किए जाएंगे। 20 दिन राजस्थान में घूमेंगे और इसे बीजेपी ने संकल्प पत्र यात्रा का नाम दिया है। आपनो राजस्थान, सुझाव आपका, संकल्प हमारा, इसका स्लोगन है। अभियान की लॉन्चिंग कल बिड़ला में होगी। ये सारे रथ जो है 200 विधानसभा में घूमेंगे। एक बार फिर से राजस्थान में एक बड़ा इवेंट बनाने की बीजेपी की कोशिश। विजय जी, कहीं टेम्पो टूट नहीं जाए तो फिर एक अभियान माने कि जनता के बीच जाइए और वो कमल का फूल, जो केसरिया रंग की गाड़ी घूमती हुई दिखती रहे लोगों के बीच में, और लगे कि नहीं चुनावी माहौल में भाजपा की सक्रियता है। या आपको लगता है कि इवेंट के लिहाज से ठीक है, बहुत ज्यादा असर इसका उस तौर पर नहीं होगा जैसा कि परिवर्तन यात्रा का? देखिए, परिवर्तन संकल्प यात्रा तो माना जा रहा है कि मोटे तौर पर फ्लॉप रही, पॉकेट्स में सफल रही। तो उसकी भरपाई, भरपाई करने के लिहाज से ये यात्रा निकाली जा रही है कि लोग परिवर्तन संकल्प यात्रा को भूल जाएं और संकल्प पत्र यात्रा को याद रखना शुरू कर दें। क्या ये मकसद है, या विजन 2030 जो अशोक गहलोत निकाल कर ला रहे हैं 5 अक्टूबर को, उसका कोई तोड़ निकालने का मकसद है? या नेताओं को चूंकि अभी सूची में देर है, अभी लिस्ट बनाने में दिक्कत आ रही है, अभी इंगेज रखा जाए, वो एडजस्ट करने में, तो वोटरों, वो जो कार्यकर्ता है, नेता है, उनको एंगेज रख दिया जाए, बिजी रख दिया जाए। क्यों? या बीजेपी बहुत फुर्सत में है। ये सब यात्राएं 6 महीने पहले निकला करती हैं। 6-8 महीने पहले यात्राओं के जरिए कार्यक्रम तैयार किया जाता है, माहौल बनाया जाता है, और ये तो फिर ये वक्त होता है उनको कैश करने का, बूथ मैनेजमेंट से लेके तमाम चीजों पर, और किस ढंग से कार्यकर्ता काम करेंगे, अभी से उनकी फिटिंग का काम होता है। मुझे लगता है कि मेरी समझ से परे है ये 51 यात्राएं। मुझे लगता है कि एक आई बॉल्स, ऑप्टिक्स, नैरेटिव, चर्चा में रुके अशोक गहलोत लगातार अखबारों में है, लगातार सुर्खियों में है, लगातार विज्ञापनों में है। बीजेपी के पास हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भगवा, आप जैसे 51 छोटे रथ, मुझे लगता है कि टाटा माहौल बनाने के लिए ठीक है। और फिर आप जो कह रहे हैं कार्यकर्ता इसी बहाने व्यस्त रहे, उसके क्षेत्र में जाए तो फिर वो गाड़ी के साथ अपनी जनसभा भी वहां के लोकल नेता करें, सुझाव के तौर पर पब्लिक से बात कर ली जाए। आजकल तो हालांकि सुझाव देने के बहुत सारे तरीके हैं, व्हाट्सएप है, मेल है, एक मिस्ड कॉल से भी आपकी जो है बात पहुंच जाती है। भाजपा में तो कम से कम ऐसा माना जाता है। लेकिन इसमें भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, सभा करने की, भीड़ जुटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होती रहेंगी, जैसा कि मैं कल्पना कर रहा हूँ। बीच में कोई प्रतिनिधि सभा हो जाएगी बस। बिल्कुल। परिवर्तन यात्रा का कहें तो शुरुआत में उस तरह का माहौल नहीं था, लेकिन फाइनली फिर धीरे धीरे जब नेताओं को लगा कि नहीं गेम बिगड़ रहा है, और फिर मोर्चा संभाला राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया जैसे नेताओं ने, तो गेम बन गया था। कुछ एक जगह जोधपुर में जैसे गजेंद्र सिंह की बहुत अच्छी सभा नहीं हो पाई थी, कुर्सियां खाली रही थी, उस बात की चर्चा थी। शुरुआत में जो है वो उस तरह का टेम्पो नहीं था।
वसुंधरा राजे गायब हो गई थी, इस बात को लेकर चर्चा थी। तो जितनी पॉजिटिव चीजें आनी चाहिए थी उतनी ही नेगेटिव भी आई उस यात्रा को लेकर। हालांकि सांचौर जैसी सभा भी देखने को मिली राजेंद्र राठौड़ की, उसमें बहुत भीड़ थी। सतीश पूनिया ने जो हनुमानगढ़ गंगानगर बेल्ट में किया वो वाकई पार्टी में नई ऊर्जा लेकर आया। लेकिन अब कार्यकर्ता को वाकई चार्ज रखना है। लेकिन आप एक यात्रा भाजपा की शुरू हो रही है विजय जी, और एक यात्रा शुरू हो चुकी है वसुंधरा राजे की। मोदी के मंच पर दोबारा फिर वही कहानी जो है वो दोहराई गई चित्तौड़गढ़ में। अनदेखी कहें उसे, या मोदी ने ठान लिया है कि नहीं अब बिल्कुल किनारे करना है राजे को, तो राजे भी अब किनारे किनारे अपना एक अलग रास्ता बनाने के लिए निकल पड़ी है। बाड़मेर में वो थी, बाड़मेर में हमने देखा है कि वहां पर कांग्रेस के विधायक जो हैं, कांग्रेस के नेता उनके पैर छू रहे हैं और वहां पर लोगों के बीच में वो संबोधित करती हुई दिखी। आज तनोट माता जैसलमेर मंदिर गई हैं। कहा यह जा रहा है कि राजे अपनी पुरानी टीम को, पुराने कार्यकर्ताओं को चार्ज करने में लगी है। क्या कोई प्लान बी देखते हैं आप राजे का? देखिए, अगर प्लान बी है तो बिल्कुल वसुंधरा राजे ने अपने शायद करीबियों को भी नहीं बताया, क्योंकि मेरी उनकी करीबियों से जब भी बात हुई है उन्होंने कहा कि जो भी प्लान बी है वो मैडम के मन में है। बस मैडम ने अभी ये कहा है कार्यकर्ताओं से कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। पहली सूची का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। तो कुल मिलाकर पहली सूची में कुछ ऐसे नाम हैं, ऐसा लगता है, जिनको वसुंधरा चाहती है या नहीं चाहती, जो भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन पहली सूची से उनको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई में उनको अलग थलग करने के बाद पार्टी क्या उनके समर्थकों को भी अलग थलग करने का सोच रही है या नहीं सोच रही है। उसके बाद हो सकता है कोई फैसला करे। अभी कुछ कुछ वो विक्टिम कार्ड खेलती नजर आ रही हैं, अलग थलग पड़ गई हैं। और कार्यकर्ताओं में भी डर, स्थानीय नेताओं में भी डर बैठ गया है। जो उम्मीदवार की लाइन में हैं उनमें भी डर बैठ गया है कि भाई आला कमान ने साफ साफ कह दिया कि कोई चेहरा नहीं होगा। ऐसे में अगर वसुंधरा के आसपास दिखे या अगवानी करते दिखे या हार पहनाते दिखे, और जो पार्टी के अंदर ही जो दूसरा प्रतिद्वंदी उम्मीदवार है उसने उसकी फोटो मोबाइल पे लेके आला कमान को भिजवा दी तो टिकट ना कट जाए, तो इस तरह का माहौल है। तो कुल मिलाकर परेशानी है। हाँ, परेशानी आप समझ रहे हैं। और इस हिसाब से वसुंधरा घर में नहीं बैठी हैं, कोप भवन में जाके घर में नहीं बैठी हैं, झालावाड़ में नहीं बैठी हैं, घूम रही हैं। क्यों घूम रही हैं? सबके सामने आके वो याद दिला रही हैं कि देखिए मेरा किस कदर अपमान हुआ, देखिए किस कदर मेरे को इन्होंने जैसे दूध में से मक्खी होता है वैसे निकाल कर फेंक दिया, कैसे मेरे चेहरे का 2.5 दशक इस्तेमाल किया और अब मेरा चेहरा इनको पसंद नहीं आ रहा। तो इनडायरेक्ट रूप में ये सारा वो सहानुभूति गेन करने की और इस बहाने कार्यकर्ताओं को पिछले 20-25 साल का याद दिलाने की कोशिश में दुहाई देने के, ये एक खामोश विद्रोह है। मैं तो इसको यही कहूंगा। लेकिन विजय जी ये आखिरी दांव भी है। आप ये समझिए कि अगर वो टीम नहीं जुड़ती है, अगर वो जहां जाती है, भाजपा के बड़े नेता देवी सिंह भाटी जरूर दिखे थे उनके साथ, ऐसे कोई बड़े चेहरे नहीं। हालांकि कार्यकर्ता के लिहाज से तो वसुंधरा राजे पूरे राजस्थान में उनकी अपनी टीम है, स्वागत करने के लिए लोग आते हैं, मिलने भी आते हैं। लेकिन पार्टी के भीतर एक द्वंद्व है। ये अभी भी कार्यकर्ता हो, नेता हो, मन में शंका है कि स्वागत करने जाएं नहीं जाएं, क्या करें, क्या इशारा है। क्योंकि खुले तौर पर तो कहीं कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि राजे के स्वागत में नहीं जाना है। पार्टी की राष्ट्रीय वो उपाध्यक्ष भी हैं, पार्टी के मंच पर मोदी के बगल में तो जगह मिल ही रही है उनको। अभी तक भले ही बात नहीं हो पा रही हो, संबोधन नहीं हो पा रहा हो, लेकिन पहली लिस्ट सब कुछ तय कर देगी विजय जी कि रोड मैप और सियासी दिशा और दशा राज्य की क्या रहने वाली है। ऐसा उनके नजदीकी सूत्रों का कहना है कि फिलहाल मैडम ने कहा है कि सब्र रखिए, क्योंकि उससे ज्यादा मैं नहीं बता रहा, जितना मुझे पता है वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। और पहली सूची का इंतजार है, देखते हैं, सब ठीक हो जाएगा, देखते हैं। कितने लोगों को, कितने, क्योंकि हर एक नेता पर नजर होगी सूची में, और ये किसी से छिपा हुआ नहीं होगा कि जो भी उस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रहेगा वो किस खेमे का होगा। और काउंटिंग सबसे ज्यादा इसी बात को लेकर होगी कि राजे खेमे के कितने नेता हैं। और अगर ठीक ठाक संख्या, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एक सूची उन्होंने दी है, अगर उनको एडजस्ट कर लिया गया तो फिर वो हो सकता है पूरे चार्ज से, पूरे मनोयोग से पार्टी के लिए लगेंगी और
उनकी जो बाकी टीम है उनमें भी एक तरीके से नई ऊर्जा का संचार होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कांग्रेस के भीतर कई तरह के द्वंद्व अभी भी बरकरार हैं। अगर बात की जाए पार्टी के चुनाव प्रचार की, तो अभी तक पूरा जिम्मा एक तरीके से डिजाइन बॉक्स नरेश अरोड़ा जो कंपनी के मालिक हैं उनके पास था। लेकिन हाल ही में जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, राहुल गांधी को लेकर उनकी टिप्पणी, डोटासरा के साथ, रंधावा के साथ उनकी बहस, और उसके बाद जो मैसेज दिल्ली में गया, पार्टी आलाकमान नरेश अरोड़ा से डिजाइन बॉक्स से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। हालांकि यह अलग बात है कि अशोक गहलोत उनके काम से संतुष्ट हैं। राजस्थान में जो माहौल बना है उसके लिए माना जा रहा है कि उनकी रणनीति, उनका दिमाग था। लेकिन अब ये इंतजार हो रहा है आचार संहिता का। आचार संहिता के बाद फिर राहुल गांधी की जो टीम है, विजय जी, सुनील कानूगुलू, एआईसीसी की जो टीम है, वो पूरी तरीके से अपने ढंग से चुनाव प्रचार की कमान राजस्थान में संभाल लेगी। देखिए, नरेश अरोड़ा पार्टी का काम नहीं देख रहे थे, संगठन का के हिसाब से सरकार का काम देख रहे थे। सरकार का काम तभी तक चलता है जब तक आचार संहिता लागू नहीं होती। बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद सरकार कुछ नहीं कर सकती। जो बड़े बड़े विज्ञापन आ रहे हैं 4-4 5-5 पन्ने के, जो टेलीविजन चैनलों को पैसा दिया जा रहा है कॉन्क्लेव के लिए, फलाना ढिमका के लिए, वो सब बंद हो जाने वाले हैं। और जो आपको मुख्यमंत्री को इस रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फिर पार्टी काम करेगी। फिर संगठन जब होगा तो संगठन में अशोक गहलोत, अभी सिर्फ अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, सरकार का काम परोसा जा रहा है नरेश अरोड़ा के डिजाइन बॉक्स के माध्यम से, इसलिए एकाग्र अशोक गहलोत पर है, सारा फोकस अशोक गहलोत पर है। इसी बात को लेकर नाराजगी, तब पार्टी होगी, तब हाथ होगा, तब नारा होगा, नीति होगी, तब फिर दूसरे लोग होंगे। संभाग वाइज नेताओं को आपको पोस्टर में जगह देनी पड़ेगी, तो वो चेंज हो जाएगा सिनेरियो। फिर नारा होगा पार्टी का, फिर एक उसका एक स्लोगन होगा, एक थीम होगी। तो लेकिन आपको नहीं लगता कि उससे टकराव की स्थिति बन जाएगी? क्योंकि काम तो नरेश अरोड़ा फिर भी करते रहेंगे। अशोक गहलोत का जो अभियान उन्होंने शुरू किया है उसको वो चाहेंगे कि सत्ता में वापसी तक कंटिन्यू करें। बहुत सारे प्लान उनके नवंबर को लेकर भी हैं, अक्टूबर को लेकर भी हैं। वो टकराव की स्थिति बनेगी, मैं उसकी बात कह रहा हूं कि वो पूरी कमान जो है वो शिफ्ट हो जाएगी। और कांग्रेस के चुनाव प्रचार में ऐसा नहीं हो कि नरेश अरोड़ा की प्लानिंग कुछ और हो, अशोक गहलोत को लेकर पीसीसी अपना एक अलग अभियान शुरू करे और कहीं जो है कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बन जाए पार्टी के भीतर। देखिए, अभी तो हम कह नहीं सकते कि नरेश अरोड़ा को काम दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। अभी तो इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं कि दबाव है थोड़ा मुख्यमंत्री की तरफ से भी कि संगठन थोड़ा मान जाए थोड़ा, और नरेश अरोड़ा को कंटिन्यू किया जाए, मतलब होल पूरी तरह से। और लेकिन सुनील कानूगुलू जो है वो रिसर्च में वो ज्यादा है कि कैंडिडेट का रिसर्च करना, कैंडिडेट को उभारना, कैंडिडेट के हिसाब से उसका एक प्रोग्राम तय करना। इतना जो माइक्रो लेवल पर मुझे नहीं लगता नरेश अरोड़ा की टीम जाती होगी, या मुझे नहीं पता, मैं ज्यादा जानता नहीं। लेकिन उनको जो शुरू में काम दिया गया था उसमें विधानसभा वाइज दिया गया था, जैसा कि मेरे सूत्रों का कहना है। तो ऐसे में वो कंटिन्यूटी चाह रहे होंगे कि कंटिन्यूटी बनी रहे। उनकी टीम ने होमवर्क भी किया होगा हर विधानसभा का, और सीटों का विश्लेषण भी, सर्वे में भी मदद ली गई है। संभावित उम्मीदवारों में प्लस क्या है, माइनस क्या है, जातीय समीकरण क्या है, इसका होमवर्क भी है, इसका डाटा भी है। हालांकि ये डाटा सुनील कानूगुलू के पास भी होगा, नहीं तो क्लिक ऑफ द बटन मिल जाता है डाटा आजकल, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो अभी तो ये है कि मुझे नहीं काम लगता करने का एक तरीका होता है विजय जी। सवाल ये है कि काम करने का अपना अपना एक तरीका होता है, और एक आदमी जो एकदम फ्री हैंड काम कर रहा हो, अचानक से जब उसे रोका जाए तो चीजें फिर जो प्लान उसका बनाया हुआ है, जैसा आप बता रहे हैं कि सर्वे के लिए भी निश्चित रूप से नरेश अरोड़ा की टीम ने काम किया है। बहुत सारे कैंडिडेट के बारे में उनकी अपनी राय है, उम्मीदवारों की एक सूची भी है सुझावों के साथ कि कैसे वर्क किया जा सकता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। दूसरी बात, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आचार संहिता के बाद केंद्रीय आलाकमान आपके हाथ में चीजें आ जाएंगी, तो हो सकता है केंद्रीय आलाकमान चारों राज्यों को एक साथ पिरोकर उस रूप में चुनाव प्रचार का वो नीति रणनीति बनाने की कोशिश करे, या उसकी नजर में कुछ और एड एजेंसियां हो। ऐसा नहीं है कि एक ही एड एजेंसी के भरोसे हो, कोई और एड एजेंसी को भी कुछ और काम दिया जा सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और राजस्थान में अगर बात की जाए तो तस्वीर बिल्कुल साफ, मोदी वर्सेस गहलोत, या कहें मोदी वर्सेस अशोक गहलोत की स्कीम्स, उनकी गारंटी योजनाओं के बीच मुकाबला होने वाला है। और ये मोदी ने साफ भी कर दिया, एक तरीके से वो चैलेंज भी करके गए हैं, जनता को आश्वस्त भी करके गए हैं, और गारंटी कार्ड जो है वो भी खेल कर गए हैं। ये गारंटी वाला कार्ड जो है विजय जी, कितना काम करेगा? क्योंकि अशोक गहलोत अभी तक यही कहते रहे थे कि अगर भाजपा आई तो फिर स्कीम्स बंद हो जाएगी, योजनाएं बंद हो जाएंगी। मोदी ने जनता का ये डर तो दूर कर दिया है, क्या काम करेगा? देखिए, बड़ा मुश्किल है ये कहना। एक तो अशोक गहलोत की योजनाओं में कोई बड़ी खामी नहीं निकाली जा रही, मोदी जी से भी नहीं निकाली गई। उन्होंने कहा दुरुस्त कर देंगे, क्या दुरुस्त कर देंगे स्पष्ट नहीं किया। कोई बड़ी खामी निकालते कि इसमें ये कमी है, या ये कह देते कि चिरंजीवी योजना के मुकाबले हमारा आयुष्मान योजना ज्यादा अच्छी है। वो 25 की बजाय 50 लाख लेकर आएंगे। हाँ, या फिर ये कह देते कि अपनी योजनाओं का कुछ गुणगान होता। बखान। हाँ, वो सब भी नहीं हुआ। उनको लगा कि नहले पे दहला मारा जा सकता है ये कह के कि साहब अशोक गहलोत चुनाव हार रहे हैं, हार स्वीकार ली। अब उन्होंने आगे नहीं सोचा कि कांग्रेस इसका क्या जवाब देगी। कांग्रेस ने पलटवार कर दिया कि इसका मतलब आपको योजनाएं अच्छी लगी, क्योंकि यही मनरेगा योजना थी मनमोहन सिंह सरकार की, जिसके लिए यही नरेंद्र मोदी थे जब प्रधानमंत्री बने थे तो लोकसभा में कहा था ये कांग्रेस का जीता जागता भ्रष्टाचार का नमूना है, स्तंभ है, और इसको मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगा। और आज की तारीख में अगर मनरेगा नहीं रहती तो कोविड काल में और दूसरे आर्थिक परिस्थितियां जब पलटी हैं, उसमें स्थिति खराब हो जाती। तो ये बात भी नहीं भूल सकते हम लोग। और अशोक गहलोत भी समझते हैं, तो लिहाजा नए सिरे से, नए तरीके से वो भी इस बात को काउंटर करेंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने कहा भी कि वो गहलोत के ट्रैप में, जादूगर के जाल में फंस गए हैं, और मोदी जो है वो अब गहलोत की पिच पर आकर बैटिंग कर रहे हैं। ये कांग्रेस एक तरीके से मनोवैज्ञानिक रूप से अपनी एक जीत मान रही है। लेकिन अशोक गहलोत के लिए यूं कहें तो आज का दिन बहुत अच्छा नहीं था। वो जो बयान विजय जी आपको याद होगा, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर हमने उस पर खूब चर्चा की थी, और कैसे एक बाइट जब पत्रकार ले रहे थे तो अशोक गहलोत ने खूब बोला, खुलकर बोला। लेकिन हाई कोर्ट में आज जो जवाब उन्होंने दिया है जयपुर बेंच में, राजस्थान हाई कोर्ट में, उसमें अशोक गहलोत ने अपने बयान पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि वो उनके विचार नहीं थे। पूर्व में न्यायाधीशों ने कई बार न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर जो कहा है, उसी स्टेटमेंट को लेकर मैंने कोट करते हुए अपनी बात कही थी। अगर फिर भी न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। ठीक किया विजय जी, क्योंकि बवाल तो बड़ा हो गया था, और अशोक गहलोत शायद जो कहना चाह रहे थे, जिस तरीके से कहना चाह रहे थे, थोड़ा सा वो डाइवर्ट हो गए थे और ज्यादा आक्रामक हो गए थे। बात बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद कह रहे थे कि ये कहना कुछ और चाह रहे थे और किसी और रूप में कह गए, या वो मोदी पर अटैक करना चाह रहे थे न्यायपालिका पर आके। हाँ, वो कतई समझ में नहीं आया। मुझे लगता है अशोक गहलोत पता नहीं किस धुन में कह गए। आमतौर पर वो बड़ा सोच समझ कर बोलते हैं, और उस दिन भी हम लोग ये सियासी चौक में यही चर्चा कर रहे थे। मैंने भी, आपको ध्यान हो, यही बात कहा था कि ये बयान भारी पड़ सकता है। तो मुझे लगता है कि माफी मांगकर उन्होंने ठीक किया। माफी क्या मांगी, खेद व्यक्त किया, और खेद भी एक तरह से थोड़ा कंडीशनल टाइप हो जाता है कि साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां थी, मैंने उनका उल्लेख कर दिया था, ऐसे गोल-मोल करके बातें उन्होंने खत्म की। लेकिन बयान तो देखिए ठीक नहीं था, वो तो हम भी उस दिन बात कर रहे थे। और अशोक गहलोत की जिस ढंग से वो बातें करते हैं, जिस ढंग से सोच समझ कर बात करते हैं, वो थोड़ा सा मुझे लगता था ऑफ ट्रैक हो गए थे शायद। बहुत कम ऐसे अवसर होते हैं जो अशोक गहलोत को अपने किसी बयान के लिए जो है वो खेद की स्थिति का सामना करना पड़े। विजय जी, आखिरी सवाल, क्या अपडेट है, कब तक आ रही है भाजपा की पहली सूची? कोई बात अगर आपकी दिल्ली में हुई हो? कांग्रेस की सूची में थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि अब भाजपा की पहली सूची ऑलमोस्ट तैयार है, और मोदी की टेबल पर उसे हरी झंडी भी मिल गई है। पहली सूची अगर मान लीजिए आजकल में जारी होती है, पहले तो आप बता दीजिए कब आएगी, और अगर कोई अपडेट नहीं है तो आजकल में आने से
ये माना जाए कि फिर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त तो मिली जाएगी कम से कम। बहुत सारे ऐसे नेता हमें देखने को मिल सकते हैं कि वो सांसद जो है वो विधायक का चुनाव लड़ेंगे, और कांग्रेस के लिए बेटर ये होगा कि उस सूची के आधार पर फिर अपनी रणनीति बनाई जाए, अपनी पहली सूची। हाँ, वो सब तब होगा जब सूची आएगी। अभी तो सूची का ही बेसब्री से इंतजार हो रहा है। पहले क्या आया था कि 1-2 नामों के कारण अटकी हुई है सूची, पता नहीं कौन से नाम है। दूसरा फिर आया कि 3 मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का इरादा है। अब उनके नाम इसी सूची में होते हैं, या कैलाश चौधरी का नाम लिया जा रहा है, और गजेंद्र सिंह शेखावत का, और अर्जुन राम मेघवाल का, और कॉन्स्टिट्यूंसी दिया भी तय कुमारी हो का गई भी है सांसद के रूप में। हाँ, और कॉन्स्टिट्यूंसी भी करीब करीब तय कर ली गई है। तो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि वो श्राद्ध पक्ष है, तो 14 अक्टूबर से पहले नहीं होगा। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर राजस्थान की सियासत में अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में है, और इंतजार सूची का है। भाजपा की पहली लिस्ट, कांग्रेस की पहली सूची, और उसके बाद जिस तरीके से बिसात बिछेगी, वो बिसात और जनता का मूड, जनता का मानस तय करेगा कि राजस्थान में इस बार राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा। दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आखिरी एक जो है चर्चा सचिन पायलट को लेकर, विजय जी टोंक को लेकर वो पूरी तरीके से एक्टिव है। ये लगभग तय है कि टोंक से उन्हें चुनाव लड़ना है। विदुड़ी के जरिए भाजपा उन्हें घेरने की वहां कोशिश कर रही है। कुछ और प्लान भी वहां पर बनाया जा रहा है, और सचिन पायलट ने भी अपनी नई रणनीति तैयार कर ली है वहां पे। अब आज उनका कार्यक्रम था, तबीयत थोड़ी खराब हो गई, कार्यक्रम पोस्टपोन किया गया है वो, लेकिन वहां पर सक्रियता उनकी आने वाले दिनों में दिखेगी। लगातार वहां पर जो उनकी ग्राउंड पर टीम है, पुरानी टीम है, वो काम कर रही है। ये कहा जा रहा है कि भले ही कोई आए वहां पर सचिन पायलट के सामने, सचिन पायलट सबसे बड़ी जीत राजस्थान में इस बार दर्ज करवाएंगे। ये वहां के लोगों का, जो हमसे बात करते हैं फोन पे हो या हमारे दफ्तर आने वाले कई लोग बताते हैं, वो कह रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट का गठबंधन को लेकर बयान, विजय जी क्या मायने निकालेंगे कि राजस्थान में इंडिया के साथ कोई गठबंधन के रूप में कांग्रेस के साथ किसी पार्टी को जोड़ने की जरूरत नहीं है? क्या ये हनुमान बेनीवाल का पत्ता काटने की तैयारी है, या फिर माकपा के कुछ नाम ऐसे जिनको अशोक गहलोत चाहते हैं? आरएलडी सुभाष गर्ग के जरिए अशोक गहलोत ने पिछली बार उनको टिकट दिलवाया था। इन सारे नामों पर भी हमला है पायलट का। आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि सचिन पायलट ने जो ये बयान दिया है, या तो ऊपर के किसी इशारे पर दिया गया बयान है, जो नहीं चाहता कि अशोक गहलोत किसी से गठबंधन इस रूप में करें। और अशोक गहलोत के लिए वैसे राजनीति के हिसाब से, जैसा कि अभी टाइम्स नाउ का सर्वे आया था, अगर उसको हकीकत के रूप से करीब माना जाए, तब तो 100% अशोक गहलोत को गठबंधन करना चाहिए, क्योंकि 91 से 101 कांग्रेस है और 95 से 105 बीजेपी है। कट टू कट। अगर आप माकपा के साथ गठबंधन कर लेते हैं, आरएलपी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, आरएलडी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, और मायावती के साथ कोई टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में चुनाव लड़ लेते हैं, फिर पर्दे के पीछे तो भी एक महान गठबंधन होने वाला है, जिसकी जानकारी अगले 10 दिन में हमें पता लगेगी। अगर वसुंधरा के तेवर ऐसे ही रहते हैं और वसुंधरा समूह का नाम काटा जाता है, तो बड़ा दिलचस्प होने वाला है चुनाव फिर। बिल्कुल। और तो फिर मुझे लगता है कि इसमें कई सारे खेल अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो आगाज हुआ है। हाँ, अभी इसलिए कोई सूची जारी नहीं हो रही। कांग्रेस तो बिल्कुल खामोश बैठी है, खामोश है, बिल्कुल खामोश है। तो बहुत कुछ होना बाकी है मुझे लगता है अभी। और दिक्कत विजय जी उन 13 निर्दलीय विधायकों को लेकर भी है, जो गहलोत के साथ खड़े थे, बसपा से जो कांग्रेस में शामिल हुए। राजेंद्र गुढ़ा जरूर चले गए, और वो भाजपा में कुछ एक जो है सीटें अगर कहा जाए तो अगर होगी तो शिवसेना के साथ जो उदयपुर वाटी की या जजपा के साथ गठबंधन की बात चल रही है। 1-2 सीटों के साथ गठबंधन उनका हो सकता है। बहुत ज्यादा भाजपा को राजस्थान में गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ कैंप को मजबूत करने के लिए, कुनबा बढ़ाने के लिहाज से वो 4 या 5 सीटों पर बाकी दलों के साथ गठबंधन कर सकते हैं। उदयपुर वाटी भी वही वो एक सीट उसमें आ सकती है। लेकिन एक एफआईआर दर्ज हो गई है राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ, और बस चलते चलते उस पर बात करेंगे विजय जी की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जो अपन कह रहे थे कि चैप्टर क्लोज हो गया, लाल डायरी का किस्सा पूरी तरीके से खत्म हो गया है। एक एफआईआर होती है और
गुड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सब कुछ जो है वो जयपुर से हो रहा है, 8 सिविल लाइन से हो रहा है, उनके कहने पर हो रहा है। बैटल खत्म नहीं हुई है अभी गहलोत वर्सेस गुड़ा। नहीं, सही कह रहे हैं। और गुड़ा की नजर में तो अभी सबसे बड़े सियासी दुश्मन अशोक गहलोत ही हैं। जितना वो अशोक गहलोत को घेरेंगे उतना उसमें इलाके में थोड़ा वोट उनका बढ़ जाएगा। लेकिन टाइम्स नाउ का सर्वे बड़ा इंटरेस्टिंग है। शेखावटी में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीटें बढ़ती हुई हैं और अन्य के खाते में 0 सीट दिखाई गई है। तो टाइम्स नाउ के सर्वे के अनुसार तो गुड़ा हो सकता है कि वो जब सर्वे हुआ हो तब उदयपुर वाटी के लिहाज से आंकड़े जो है वो कांग्रेस के लिहाज से देखा गया हो उस सीट को। ये भी हो सकता है, कई बार टाइम भी लग जाता है सर्वे में। लेकिन उदयपुर अगर भाजपा के खाते में भी होगा तो भी उदयपुर वाटी में फिर भाजपा का कैंडिडेट नहीं होगा। भाजपा की पूरी मशीनरी, पूरी टीम गुड़ा के साथ लगेगी, इस तरह की खबर है। पता नहीं मोहन, लेकिन वो ये जो रिश्ता है ये भाजपा का राष्ट्रीय स्तर की मजबूरी भी है, क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ समझौता महाराष्ट्र में है तो इसलिए उनके कैंडिडेट को एडजस्ट करना पड़ेगा। हरियाणा में चूंकि दुष्यंत चौटाला के साथ समझौता है तो उनके कुछ लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी इनकी राजनीतिक मजबूरी भी है बीजेपी की। बीजेपी तो कतई नहीं चाहेगी कि राजस्थान में किसी एक भी सीट किसी दूसरे को दी जाए। कायदे से तो बीजेपी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी। इसीलिए गुड़ा दूर की कौड़ी ढूंढ के लाए और बड़ा हैरानी वाला था कि एकनाथ शिंदे तक कैसे पूरी जो उन्होंने अपनी फील्डिंग, अपने पत्ते सजाए। खैर, इंतजार रहेगा कांग्रेस भाजपा की सूची का और किस तरीके से किन नामों को जगह मिलती है और राजस्थान की सियासत का। जैसा विजय जी कह रहे हैं कि सियासी जो गर्माहट है उसका आगाज हुआ है, तपिश अभी बढ़ेगी। सियासी मौसम भी पल पल आने वाले दिनों में अपने मिजाज जो है अलग अलग दिखाएगा। फिलहाल सियासी चौक में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।